नमस्कार दोस्तों, मारवाड़ दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं गिरधारी नानिया और आप देख रहे हैं मारवाड़ दर्शन का विशेष प्रोग्राम बातचीत। और आज के हमारे बातचीत प्रोग्राम में हमारे साथ है राजेंद्र जी चोटिया, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और समाज सेवी है और राजनीति समीक्षा करने का इनका लंबा अनुभव है। राजनीतिक समीक्षाएं ये करते हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर लोकल बॉडी के चुनाव हो। तो आज हम कुछ राजनीतिक चर्चाएं राजेंद्र जी के साथ करेंगे। तो राजेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। और पिछला अपना एक वीडियो था जिस समय आपने लोकसभा के टाइम किया था, वो खूब वीडियो चला था, लोगों ने खूब प्यार प्रेम अपने उस वीडियो को दिया था और मैं चाहता हूं उसी तरह का प्यार प्रेम इस बार भी मिले जनता का। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने लोकल विधानसभा की, लाडनू विधानसभा की बात करते हैं। यहाँ से पूर्व में आपके नाना जी दीपंकर जी भी विधायक रह चुके हैं, आपके माताश्री यहाँ प्रधान रह चुकी है और आप भी राजनीति में हालांकि इतना सक्रिय नहीं हो, आपका अलग फील्ड है, आप पत्रकारिता में वगैरह लेखनी में अपना अनुभव और रखते हो, लेकिन फिर भी आप राजनीतिक के अच्छे समीक्षक हो। तो हम आज लाडनू विधानसभा के बारे में, आने वाले इस 2023 के चुनाव के बारे में बात करेंगे। तो 2023 में लाडनू विधानसभा का आपके हिसाब से क्या माहौल होगा, किसके सरताज होगा लाडनू का? देखिए कि लाडनू विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें लाडनू विधानसभा के अलावा भी डीडवाना की 13 पंचायतें इस विधानसभा क्षेत्र में आती है। पिछली बार लाडनू विधानसभा क्षेत्र में 2,34,000 वोट थे और इस बार मेरा आकलन ये है कि इस बार 2,70,000 से ऊपर की वोटिंग का टारगेट मेरे हिसाब से बनता है। तो जो समीकरण आगामी विधानसभा चुनाव में होंगे वह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेरा यही है कि मैं जनता से और यहाँ के हर पार्टी के नेताओं से एक अपील करना चाहता हूँ कि वो लाडनू के लिए कुछ करे, लाडनू के लिए कुछ सोचे, लाडनू को समझने की कोशिश करें। पार्टियां, जातिवाद उनको मिटाने की कोशिश करें, क्योंकि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं तलाश करता हूं ए नेता, किसी दिन तुम मेरे लाडनू के काम आ जाए। वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो भी नेता आए, जिसको भी जनता मौका दे, वो लाडनू के लिए कुछ अच्छा काम करे। और अब कामों की फहरिस्त अपन बात करेंगे तो वर्तमान अपने विधायक जी की भी कामों की करेंगे, तो उन्होंने खूब सारे काम करवाए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न लेना चाहूंगा कि वर्तमान समय में लाडनू में जो भाजपा के पास से कोई चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन चेहरों की एक लंबी लिस्ट है। बिल्कुल, भाजपा में इस समय जो दावेदारी करने वालों की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें मैं कहूं तो दर्जन भर लोगों के नाम है। तो आपको क्या लगता है, यहां से वो सबसे प्रबल 5 दावेदार या आप कहो तो 3 दावेदार इस समय कौन है और किस कारण से वो अपने सबसे प्रबल दावेदारी रखते हैं, इसके बारे में आप हमें अवगत कराएं। देखिए आने वाला वक्त है, वो दावेदारी को तो दिखाना चाहेगा। भारतीय जनता पार्टी से इस बार 1 दर्जन नहीं, करीबन 2 दर्जन लोग हैं वो टिकट मांग रहे हैं, जिसमें हर समुदाय का व्यक्तित्व है वो आगे आने की कोशिश में है, जिसमें राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, दलित समाज और मूल ओबीसी है उसके समाज से भी हैं और अनेक ऐसे नेता हैं, ऐसे समाज से भी हैं, वो इस बार भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें राजपूत समाज से करीबन 6-7 नाम सामने आ रहे हैं और ब्राह्मण समाज से करीबन 5-6 नाम आते हैं। लेकिन ये तो
वक्त बताएगा कि किसको मौका देती है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जिसके राजयोग लिखा है उस आदमी को ही भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलेगी। नहीं राजेंद्र जी, यहाँ तो मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। आप राजयोग तो कैसे कह सकते हो, क्योंकि टिकट मिलना ही केवल राजयोग नहीं हो सकता, क्योंकि टिकट मिलने मात्र से चुनाव की हार और जीत का फैसला नहीं होता है। टिकट मिलना तो पहला पैगाम होता है, या पहले कह देते हैं सीढ़ी होती है। वो सीढ़ी चढ़ने के बाद तो एक फिर लंबी यात्रा और करनी पड़ती है चुनाव की, और उसमें जनता जनार्दन का फैसला ही होता है। तो ये अलग बात है कि उस समय किसके सरताज होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि राजयोग जिसका होगा उसको टिकट मिलेगा, क्योंकि वो तो राजयोग बाद में बताएगा, क्योंकि सामने से कांग्रेस से भी उम्मीदवार होगा, हो सकता है अन्य पार्टियां जैसे आरएलपी उनके भी उम्मीदवार हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के भी हो सकते हैं। और कई बार अपन ने कई दफे ऐसा स्थितियां भी देखी है कि लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और वो भी चुनाव निकाल लेते हैं। तो केवल टिकट मिल जाना केवल राजयोग नहीं कह सकते अपन। बहुत सारे नेताओं को देखे जिनको टिकट मिला और उनकी जामिया जब्त हो गई, और बहुत सारे नेताओं को देखा है जिन्होंने निर्दलीय लड़ा और वो विधायक बन गए। लेकिन फिर भी मैं बात करूं तो सबसे प्रबल और प्रबल दावेदार आपकी दृष्टि से भाजपा के कौन है? मैं उसी सवाल पे फिर आऊंगा। देखिए कि भाजपा से प्रबल दावेदारी की जो बात चल रही है उसमें मैं अपना वक्तव्य देना नासमझी समझूंगा, क्योंकि भाजपा से मेरी बहन मनीषा शर्मा है, वो भी दावेदारी कर रही है। तो ये गलत बात होगी कि मैं किसी का नाम लूं या मैं किसी का नाम छोड़ दूं, क्योंकि जो टीवी पर या यूट्यूब चैनल पे या किसी पे भी अपनी बात को रखे वो निष्पक्ष रखे। इसलिए इस चीज को मैं नहीं कहूंगा कि कौन व्यक्ति मुख्य दावेदारों में सामने आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि जिस प्रकार से केंद्र द्वारा राजस्थान की राजनीति में परिवर्तन करना चाहा है, हो सकता है कि लाडनू विधानसभा क्षेत्र के अलावा भी नागौर जिले की विधानसभाओं में भी टिकटों का जो वितरण होगा वो आश्चर्यजनक होगा। बिल्कुल, यह तो अपन देखते उसमें पार्टियों को पीछे छोड़ने की बाकायदा तैयारी की जा सकती है और हर वर्ग को इस बार भाजपा की टिकट में थमाई जा सकती है, जिसमें हो सकता है मेरे हिसाब से नागौर से किसी माली समाज को या किसी एक व्यक्ति को, ब्राह्मण समाज को, 10 विधानसभा क्षेत्र है उसमें टिकट का वितरण किया जा सकता है। डीरवाना से यूनुस खां जी हैं, वो भी प्रबल दावेदारी के रूप में सामने आ रहे हैं। तो ये कहना मुनासिब नहीं है कि किस व्यक्ति का नाम लिया जाए, किसका नहीं लिया जाए। चलो ठीक है, आप तो वहां पे बात नहीं करोगे, लेकिन चलो फिर भी मैं आगे बात को बढ़ाता हूं कि जो भी दावेदारी कर रहे हैं सभी को हक है दावेदारी करने का, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात को लेके पार्टी के सामने जाते हैं और अपनी दावेदारी पेश करते हैं। उम्मीदवार बनाना ये पार्टी के बड़े स्तर पे कोर कमेटी का निर्णय होता है, वो बनाती है और उसके बाद उसको मत मिलना ये जनता जनार्दन का काम है। लेकिन वर्तमान समय में हम बात करें लाडनू की, अभी आप काम की बात कर रहे थे, तो पिछले 4 साल का जो यहाँ शासन रहा है कांग्रेस का, और यहाँ से कांग्रेस के ही विधायक है मुकेश जी, और उनके काम की बात करें तो उन्होंने शायद जैसे आप बता रहे थे अभी दर्जनों नेता, वैसे उन्होंने दर्जन नहीं शायद 2 दर्जन बड़े काम यहाँ किए। यहाँ आपको पता है कि यहाँ से कृषि मंत्री रहे, फिर भी कृषि मंडी नहीं आई, लेकिन उन्होंने यहाँ कृषि मंडी की घोषणा करवाई। इसके अलावा एडीजे कोर्ट यहाँ लाडनू में खुला, इसके अलावा बस स्टैंड लाडनू को स्वीकृत हुई, महिला महाविद्यालय लाडनू को स्वीकृत हुआ, रिको एरिया की घोषणा लाडनू को हुई। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि यहाँ हुए। तो फिर अपन बात करें इस बार नए बजट में, तो नया थाने के रूप में निम्बी जोधा को थाना बनाया है,
खूब सारी एक लंबी फहरिस्त है उनके काम की। तो आपको क्या लगता है उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा, किस तरह से जनता उसको देखेगी? देखिए, रिपोर्ट कार्ड तो जनता देती है, लेकिन जो इनकी आप घोषणाएं बता रहे हैं उसमें अभी कुछ घोषणाएं केवल कागजों तक ही सीमित है। जो बच्चियों के लिए कॉलेज बनना है, आज उसका काम चल रहा है, लेकिन वो अभी क्रियान्वित नहीं हुआ है। आज भी वो बच्चियां केवल 2 कमरों के अंदर है, पूरा स्टाफ नहीं है वहां पर। तो ये एक कमी के बीच में आती है। दूसरा, नगरपालिका का भ्रष्टाचार, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज आपको आश्चर्य होगा कि 3.5 साल में भी नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी कभी बैठा हुआ दिखाई नहीं दिया। ये विधायक साहब की नाकामी है। और आज रोज अखबारों में आती है कि नगरपालिका में जो श्रीमान जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वो और ईओ के बीच में जो अभी चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसको सुलझाने के लिए कहीं पर भी विधायक साहब ने 1% भी कार्य नहीं किया है। क्या वो पार्टी के वफादार नहीं थे? क्या प्रशासक को ऐसा अधिकार दिया जाना चाहिए था? आज स्थिति ऐसी है कि नगरपालिका में ना कोई कर्मचारी मिलता है, ना सफाई व्यवस्था है, और सांड आए दिन कभी दुकानों में, कभी लोगों को चोट पहुंचाते हुए दिखाई देते हैं। ये जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको वो छूना तक नहीं चाहते हैं। जो गलत है, आज जिस समाज ने उनको भरपूर वोट दिए, क्या उनकी अनदेखी करना चाहिए? पार्टी के जो नेता उनके साथ थे, आज वो उनसे विमुख है। यहां तक कि जो पंचायतों के सरपंच हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में आचार संहिता लगने के बाद वहां कोई आदमी दिखाई नहीं देगा। और रही बात विधायक साहब की, विधायक साहब का टिकट भी खतरे में दिखाई देता है हमारे को। तो उसका रीजन है क्योंकि सचिन पायलट के साथ वो बंधे हुए हैं, और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की जो फूट है उससे उनका टिकट भी कट जाए या किसी अन्य को मिल जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है, टिकट कट जाए तो टिकट है। मैंने अभी पहले भी बात कही थी कि टिकट मिल जाना केवल विधायक बन जाना नहीं होता है। टिकट मिले या कट जाए वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप जब काम की बात करते हो तो घोषणाएं लाडलू के लिए खूब उन्होंने करवाई है। अब रही बात आप भ्रष्टाचार की बात करें तो नगरपालिका में तो वो बैठते नहीं है। अब जब उनके पास वो बात पहुंचती है तो शायद वो संज्ञान में लेते होंगे। मैं खुद पार्षद हूँ और पिछले समय में हमने भी कई बार उनको अवगत करवाया था, जब भी तो उन्होंने उस पर संज्ञान भी, ऐसी बात नहीं है नहीं लिया, संज्ञान भी लेने की कोशिश की है और करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उन तक बात पहुंच नहीं पाती है, यह भी होता है, विधायक जी तक कई बार कुछ बातें पहुंच नहीं पाती है। अब चेयरमैन जी के परिप्रेक्ष्य में आप बात जब करते हो तो चेयरमैन तो बना दिया ना पार्टी का। बात ये हुई थी कि पार्टी का बनाना है, पार्टी का प्रधान उन्होंने बना दिया। 17-2 से क्या संख्या थी आप खुद सोचिए। फिर उन्होंने चेयरमैन की बात आई तो 32-13 से क्या संख्या थी, क्या नंबर मिला उनको। ये बड़ा आशीर्वाद ही तो है उनके साथ जनता का आशीर्वाद है। अब नेता हो नाराज हो उससे क्या फर्क पड़ता है, जनता का आशीर्वाद तो उनके साथ रहा है ना, दिखा है पिछले चुनाव में अपन ने देखा है, चाहे पंचायत के चुनाव में भी देखा है, उसके बाद अपन ने देखा है कि नगरपालिका चुनाव में भी जनता ने आशीर्वाद दिया है। फिर रही बात आप चेयरमैन जी की बोल रहे हैं, तो अक्सर जो पेपर में आती है तो उनके कुछ विवाद है, जैसे 3 संतान का विवाद है, ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में चल रहा है, उसमें तो विधायक जी भी कुछ नहीं कर सकते। यदि 3 संतान का मैटर होता है और यदि उसमें क्या है मुझे नहीं पता, कोई मैं जांच अधिकारी तो उसका हूं नहीं, लेकिन यदि जो भी जांच अधिकारी है उसमें यदि कहीं दोषी पाए जाते हैं
और उनको मान लो हटा दिया जाता है पद से या पद में बने रहते, तो उसमें विधायक जी क्या कर सकते हैं? विधायक जी ने तो बना दिया, तो वो काम था उनका। देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आज नगर पालिका के भ्रष्टाचार के कारण वहां का अधिशासी अधिकारी रंगे हाथों ट्रैप होता है और उसी व्यक्ति को नगर पालिका में वापस लाकर बिठा दिया जाता है। क्या वो सही है? आज नगर पालिका का यदि कोई कर्मचारी, नगर पालिका का ही नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में यदि किसी की चलती है और किसी के एक लेटर से किसी की नियुक्ति होती है, तो वो नियुक्ति विधायक जी के द्वारा करवाई जाती है। आज नगर पालिका में यदि अधिशासी अधिकारी को लगाया गया है तो वह उनकी सहमति के बिना नहीं लगाया गया है। तो क्या विधायक साहब की सहमति है? तो क्या ये सहमति भी है कि नगर पालिका में जो विवाद चल रहा है उनको आपस में बैठ के सुलझाया जा सके? क्या उनको पहल नहीं करनी चाहिए थी? क्या जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उन पर अंकुश लगाया नहीं जाना चाहिए? जो बड़ी मन्नतों से लोग तरस रहे हैं कि यहां पर विकास होगा, विकास के लिए लोग वोट मांग रहे थे। अब आपको बता दूं, बस स्टैंड का मुद्दा है। क्या बस स्टैंड बना? केवल घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। ट्रॉमा सेंटर बना क्या? नहीं बना। मैं आपको यह कह सकता हूं कि केवल घोषणाओं से कुछ नहीं होता, विकास करने से होता है, लोगों को जोड़ने से होता है। आज हालात ये है कि लाडनू विधानसभा क्षेत्र में यदि एक सर्वे जो अपन करवाएं तो उसमें आप देखेंगे कि लोगों का मानस क्या कहता है, उनकी सोच क्या कहती है, उनको समझने की आवश्यकता होती है। केवल राजनेताओं से नहीं होती है कि जनता क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, उसको भी सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है राजेंद्र जी। आपने कहा कि विधायक जी इनके बीच जो विवाद चल रहा है उसको बिठा के समझाइश करने की हो सकता है प्रयास किया होगा या कर रहे होंगे। इसका भी अपन जब भी विधायक जी भी आपकी तरह कभी हम यहाँ बैठेंगे तो उनसे भी ये प्रश्न पूछा जाएगा, पूछेंगे। बाकी काम की बात करें तो शायद उन्होंने खूब प्रयास किया, खूब सारे काम करवाए। आप बोल रहे हो कि वो पूर्ण नहीं हुए काम, तो अभी उनका अंतिम वर्ष से है और उसमें वो पूरी कोशिश मुझे लगता है करेंगे कि जनता के उन सारे मुद्दों को पूरा किया जाए। और आने वाला जो 2023 का इस चुनाव है विधानसभा का, तो इसमें आप मुझे ये बताएं कि लाडनू की जनता के क्या मुद्दे होंगे, विशेष तौर से नए क्या मुद्दे होंगे। जैसे कि डीडवाना जिला बना, उसमें विधायक जी ने अपना लेटर लिखा, अच्छी बात है और सब उससे खुश भी लग रहे हैं। इसके अलावा बस स्टैंड का बीच में विरोध चला, अभी कुछ समय में कार्य शायद शुरू होने वाला है या काम उसको बनाते हैं, वो एक अलग विषय है। बाकी काम करते हैं तो पक्ष तो दो होंगे ना, एक विपक्ष होगा एक पक्ष होगा। सब लोग तो कितना भी अच्छा कर दे फिर भी उसको ये नहीं कहेंगे, विपक्षी लोगों का काम रहेगा। काम तो जरूर उन्होंने किए हैं, लोग मान रहे हैं इस चीज को। और हर जाति को, जैसे आप कह रहे हो, जाति समाजों को कभी उन्होंने सबको साधने की कोशिश की है। और कुछ जातियां हो सकती है कुछ का आपसी स्वार्थ से कुछ नाराज हो। कई बार राजनीति में अपन देखते हैं कि कुछ लोग अपने आपसी स्वार्थ से भी नाराज होते हैं, तो वो अलग बात है। तो इस बार नए मुद्दे क्या होंगे, इसके बारे में पूछना चाहूंगा। देखिए, लाडनू के सबसे मुख्य मुद्दे हैं, एक तो भ्रष्टाचार है, वह सबसे मुख्य मुद्दा है। दूसरा, जनता को जो प्रशासन के द्वारा राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, वो मुद्दा बनेगा। जनता को बिजली की आवश्यकता है, बिजली की कटौती लाडनू में बहुत ज्यादा होती है। पानी की समस्या है, लाडनू में पानी कई वार्डों में तो 7-7 10-10 दिन के बाद पानी आता है, लेकिन आज तक उस समस्या को हल नहीं कर पाए। लाडनू में मीठा पानी पिलाने का काम वसुंधरा सरकार ने किया, ये सब जानते हैं,
लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाने का काम ये 4 साल में नहीं कर पाए। ये अफसोसजनक बात है। और लाडनू का मुद्दा है कि बस स्टैंड पर इतने सांड खड़े रहते हैं, और मैं तो कहता हूं पूरे लाडनू में इतने सांड खड़े रहते हैं, उनका आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। आवारा पशु घूमते हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अतिक्रमण पे अतिक्रमण होते हैं, उनके लिए कोई विचार नहीं किया जा रहा। तो ऐसे ऐसे मुद्दे हैं। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हमारे को क्या क्या और करना चाहिए, क्या नहीं किया। शिक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, युवाओं को रोजगार कैसे दिया जा सकता है। यहाँ पे रोजगार के लिए लोगों को विदेशों में जाना पड़ता है बच्चों को। तो उन सब के लिए ये सोचने की आवश्यकता है कि बच्चों को हम अपने स्तर पर किस प्रकार से उनको शिक्षा देकर रोजगार पैदा कर सकते हैं। ये अनेक ऐसे मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, उनको सबको एक साथ करने की आवश्यकता है। तो इसी मुद्दों पर मैं अपने विचार करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने राजेंद्र जी बताया कि ये सारे मुद्दे हैं जो रहेंगे चुनाव में, मुख्य मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा अपन बात करें कि अभी आप जैसे बता रहे थे कि मुकेश जी की तो टिकट की कटाई में आपको लग रही है। तो देखो, टिकट के परिप्रेक्ष्य में तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में तो शायद उनके अलावा कोई बड़ा यहाँ से इस समय कोई दावेदार नहीं, उनसे बड़ा कोई दावेदार नहीं। दावेदार तो होने को सभी पार्टियों में होते, लेकिन वर्तमान विधायक है वो, तो शायद उनसे बड़ा दावेदार कोई नहीं है कांग्रेस पार्टी में। बाकी पार्टी का निर्णय टिकट किसको मिलता है, लेकिन उनसे बड़ा दावेदार नहीं है, तो फिर टिकट काटने की तो अपन बात कैसे करते हैं। अब आप कह रहे हो कि वो सचिन पायलट के खेमे के, तो सचिन पायलट के खेमे वालों की टिकट थोड़ी कटेंगे सबके, टिकट तो उनको देना पड़ेगा। देखिए, यदि सचिन पायलट कल अनशन पर बैठते हैं तो ये समझ लिए कि उनका कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गया है, और उसके साथ साथ लाडनू के विधायक साहब भी हैं, उनका भी कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गया है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप कह रहे हैं यदि टिकटों का वितरण अशोक गहलोत साहब के हाथ में हुआ तो फिर टिकट फिर वापस वहीं जाएगी जहां रेलवे स्टेशन के पास उनका मकान है। चलो, आपने इशारा कहीं किया है, वो कहते हैं इशारे कहीं नजरें कहीं है, वो अलग बात है आपकी तो। लेकिन इसमें देखो, मेरा अलग है कि यदि सचिन पायलट बड़े नेता है और उनका यदि मोह भंग कांग्रेस से हो गया है, तो इतने बड़े नेता को शायद मुझे लगता है प्रत्येक राजनीतिक दल लेना चाहिए। शायद कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जहां पे जिसके चौखट पे जाके वो खड़े होते हैं और उनका स्वागत नहीं हो। जिस भी राजनीतिक दल में जाएंगे उनका स्वागत होता है। मान लेते हैं एक बार के लिए अपन सोचते हैं, काल्पनिक बातें कल्पना करते हैं अपन, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यदि भाजपा में सचिन पायलट जाते हैं और फिर भाजपा के उम्मीदवार बन के यहां से मुकेश जी आते हैं, तो उस स्थिति में आप क्या देखते हो? देखिए, एक बात कह दूं आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए थे। आपको आश्चर्य होगा कि उनके साथ में कोई फौज विधायकों की थी नहीं, ऐसी मैं नहीं मानता हूं। मैं उनके साथ में भी कुछ विधायक होंगे, सरकार गिराने जितने विधायक उनके पास होंगे। हाँ, तो उन सभी ने चुनाव लड़ा था फिर भाजपा से। हाँ, तो ये है कि वो कोई जरूरी नहीं है कि भाजपा में एक अच्छी विचार के लोगों को लाया जा सके और उनको जोड़ा जा सके। मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से जो निकल के जाएंगे उसमें उनका भाजपा में विलय हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। चलो, कुछ भी हो सकता है, पार्टी नहीं है, राजनीति में सब हो सकता है, कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है। देखते हैं, बहुत जल्द वो समय भी अब अपने सामने आएगा, क्योंकि ये 2023 है, अब सभी में राजनीतिक रंग बहुत जल्दी चढ़ने वाला है और फिर उस समय अपन देखेंगे कि क्या कुछ रहता है। लेकिन विशेष तौर से सबसे मेरी यही अपील है
कि सभी स्वच्छ राजनीति के अंदर भागीदारी अपनी निभाए और हमारा ये बातचीत कार्यक्रम है ये जारी रहेगा और इसी तरह से हमारे बातचीत कार्यक्रम को आप देखते रहिए, इसी तरह का प्यार प्रेम देते रहिए और जनता के मुद्दे हैं वो हम चाहेंगे कि राजनेताओं तक और पार्टियों तक पहुंचे और सकारात्मक कार्य इस लाडनू के लिए हो, ये हमारा सदैव प्रयास रहेगा। और हमारे चैनल पे जो भी बातचीत कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं वो हमसे पहले हमारे चैनल के अधिकृत नंबर है उनसे अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हर संडे को होने वाले बातचीत कार्यक्रम में आप अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत सारे मुद्दों पे हमने आज चर्चा की, सारी सकारात्मक चर्चाएं और जनता को भी पसंद आए यही मैं कहूँगा। मेरे चैनल को आप लाइक जरूर कर दें, एक लाइक जरूर देना और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। धन्यवाद। हो गया दारा से।